हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। लक्ष्य के ऑनलाइन लेक्चर्स में आपका वेलकम है। अब हम लोग जो पेपर है ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर या इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशंस, इसका लेक्चर्स नंबर सेकेंड पे हैं। सेकेंड डेट मीन्स की यूनिट फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने केवल सिलेबस का ओवरव्यू देखा था कि सिलेबस में हमारा क्या क्या पढ़ना है। अब हम लोग देखेंगे कि यूनिट फर्स्ट का स्टार्टिंग क्या है और मतलब कि जो हमारा सिलेबस है, सिलेबस जस्ट अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। क्लियर है? तो सिलेबस स्टार्ट करने से पहले हम लोग इलेक्ट्रिक पावर जनरेशंस पढ़े थे, बहुत अच्छी तरह से इलेक्ट्रिक पावर जनरेशंस पढ़े थे, जिसमें कि हम लोगों ने सीखा था हाउ इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट, इलेक्ट्रिकल पावर को कैसे जनरेट करते हैं, किस मेथड के तहत जनरेट करते हैं, कितना प्रोसेस रहता है इलेक्ट्रिकल पावर को जनरेट करने का बल्क अमाउंट में। बल्क अमाउंट डैट मीन्स कि काफ़ी हैवी अमाउंट में हम लोग इलेक्ट्रिकल पावर को कैसे जनरेट करते हैं। क्लियर है? जिसमें कि हमारा एग्जांपल था थर्मल, न्यूक्लियर, हाइड्रो, ईटीसी। ठीक है? अब जो हम लोग इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट किए काफ़ी बल्क अमाउंट में, तो बल्क अमाउंट में जनरेट किए, लेकिन जनरेट किया जाता था किसके लिए? ध्यान दीजिएगा, जनरेट करते थे हम लोग किसके लिए? कंज्यूमर के लिए। पक्का कंज्यूमर के लिए करते थे, क्योंकि काफ़ी बल्क अमाउंट में हम लोग जनरेट कर खुद यूटिलाइज तो नहीं करते थे, कंज्यूमर के लिए करते थे। कंज्यूमर और जनरेटिंग स्टेशंस के बीच का गैप क्या रहता था, डिस्टेंस क्या रहता था? काफ़ी ज़्यादा रहता था। तो अब जो जनरेटिंग स्टेशंस में इलेक्ट्रिकल पावर को जनरेट किए, उसको किसके पास पहुंचाना है? कंज्यूमर के पास पहुंचाना है। कैसे पहुंचाना है? सक्सेसफुली। सक्सेसफुली कहने का मतलब है कि कंज्यूमर को जो सप्लाई मिल रहा है वह सप्लाई बहुत ज़्यादा देर डिस्टर्ब्ड नहीं होना चाहिए, मतलब कि कंटिन्यूटी मेंटेन होना चाहिए और वोल्टेज भी हमारा एक कांस्टेंट वे में होना चाहिए। क्लियर है? तो जो हम लोग जनरेटिंग स्टेशन से इलेक्ट्रिकल पावर को कंज्यूमर तक पहुंचाने का जो प्रोसेस होता है, जो टेक्निक होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। एक लाइन में समझिए, जनरेटिंग स्टेशन से कंज्यूमर के पास जिस रास्ते के तहत इलेक्ट्रिकल पावर को, जिस प्रोसेस के तहत इलेक्ट्रिकल पावर को पहुंचाते हैं, that process are known as transmission and distributions of electrical power। क्लियर है? फंडा एकदम कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशंस आया क्यों, हमें नीड क्यों पड़ा, जरूरत क्यों पड़ा पढ़ने का। क्लियर है? तो जरूरत इसलिए पड़ा क्योंकि जो हम बल्क अमाउंट में इलेक्ट्रिक पावर जनरेट किए, वह बल्क अमाउंट में इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूमर को देने के लिए जनरेट करते हैं, और जनरेटिंग स्टेशन से कंज्यूमर के पास जो इलेक्ट्रिक पावर पहुंचाने का जो प्रोसेस होता है, जो टेक्निक होता है, जो मीडियम होता है जिसके द्वारा हम पहुंचाते हैं, दैट प्रोसेस, दैट टेक्निक आर नोन एज ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। क्लियर है? अब आता है कि सर जब हम जनरेट किए तो यहाँ पर आपको एक ब्लॉक डायग्राम दिख रहा है, ध्यान से देखिएगा। यह ब्लॉक डायग्राम दिख रहा है जिसमें कि जीएस लिखा गया है, जीएस लिखा गया है। तो थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालिए। जीएस मतलब हम लोग प्रीवियस सेमेस्टर्स में क्या पढ़े थे? जीएस का मतलब क्या होता है? जनरेटिंग स्टेशंस। क्या होता है बच्चा? जनरेटिंग स्टेशन। जनरेटिंग स्टेशंस मतलब वैसा जगह जहां पर इलेक्ट्रिक पावर जनरेट होता है। क्या जनरेट होता है? इलेक्ट्रिक पावर जनरेट होता है। तो हम लोग पढ़े भी थे कि जनरेटिंग वोल्टेज जी भी अगर दे रहे हैं, जनरेटिंग वोल्टेज इन इंडिया कितना किलो वोल्ट टेक किया गया था? 11 किलो वोल्ट। क्लियर है? तो यह हमारा जनरेटिंग स्टेशंस मेनली कितने तरह का, ज़्यादा हम लोग किससे प्रोड्यूस करते थे? या तो थर्मल होता था, या तो हाइड्रो होता था, नहीं तो न्यूक्लियर होता था, नहीं तो सोलर होता था, नहीं तो विंड होता था। विंड भी दे दो, लिख सकते हो, विंड भी दे सकते हैं, विंड भी दे सकते हैं। इतने प्रोसेस के तहत हम लोग इलेक्ट्रिक पावर को जनरेट करते हैं। कौन कौन प्रोसेस हो गया बच्चा? थर्मल, कोयला जलाकर, हाइड्रो, पानी के द्वारा, न्यूक्लियर, रेडियो एक्टिव एलिमेंट के द्वारा, सोलर, सोलर कहने का मतलब हमारा जो सनलाइट हो गया, विंड कहने का मतलब हमारा जो विंड एनर्जी हो गया। तो इसके द्वारा हम लोग इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट किए, यह जनरेटिंग स्टेशंस में।
तो यह कैसा जनरेटिंग स्टेशन था? काफ़ी कम अमाउंट की काफ़ी हैवी अमाउंट में पावर जनरेट होता था, मेगावाट में पावर जनरेट होता था। मेगावाट कहने का मतलब 200 मेगावाट, मेगावाट कहने का मतलब 500 मेगावाट। आपको जब हम लिस्ट रेटिंग लिखने के लिए देते थे कि रेटिंग लिखिए सभी जनरेटिंग स्टेशंस का, लिखाए भी थे, तो सब जनरेटिंग स्टेशंस का जब रेटिंग लिखते थे तो किसी का 500, 600, 700, किसी का 300, 200 इतना मेगावाटेड रहता था। तो यह जो मेगावाट पावर है अब यहाँ जनरेट कर कर किसके पास देना है? यह लोड के पास। लोड कौन है? लोड हम लोग हैं। लोड कहने का मतलब देखिए, लोड के साइड में क्या लिखा गया है? कंज्यूमर। कंज्यूमर है कौन? कंज्यूमर हम लोग हैं। बल्ब जला रहे हैं, पंखा चला रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, एसी चला रहे हैं, फ्रिज चला रहे हैं, वह इलेक्ट्रिकल पावर को क्या कर रहा है? कंज्यूम कर रहा है। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक पावर को जनरेट कर कर यहाँ पर कंज्यूमर के पास देने का, पहुँचाने का जो रास्ता होगा, जो प्रोसेस होगा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा? इसी को क्या बोलते हैं? टी एंड डी। क्लियर है? क्या बोला जाता है? टी एंड डी। स्टार्टिंग कहाँ होगा हमारा? इस सिलेबस का या इस पेपर का स्टार्टिंग कहाँ से होगा? जनरेटिंग स्टेशंस के बाद। और एंडिंग कहाँ होगा? यह कंज्यूमर। कंज्यूमर कौन है? ये हम लोग हैं। हम ही लोग ना कंज्यूम करते हैं जी। पंखा चला रहे हो, घूम रहे हो, गाना सुन रहे हो, ठीक है। अब कहोगे सर घूमने में इलेक्ट्रिसिटी कैसे लगता है? तो बच्चा अब इलेक्ट्रिक व्हीकल आ गया है तो वह किस पे चार्ज होगा? इलेक्ट्रिसिटी पे ना चार्ज होगा, ठीक है। तो यही हमारा क्या होता है? ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखो यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ पर अभी हम हैं, और घूमते हुए कहाँ जाना है? यहाँ पर हमें एंड करना है। यहाँ से हम पेपर को स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर पेपर को एंड करेंगे। क्लियर है कॉन्सेप्ट? तो सिंपल लैंग्वेज में अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर, सीधा सीधा एक लाइन में जवाब देंगे, इन आवर जनरेटिंग स्टेशंस वी हैव टू जनरेट द बल्क अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। लेकिन वह बल्क अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट किसके लिए किया जाता है? कंज्यूमर के लिए। तो जनरेटिंग स्टेशन से इलेक्ट्रिकल पावर को कंज्यूमर तक पहुंचाने का जो प्रोसेस होगा, जो टेक्निक होगा, दैट प्रोसेस, दैट टेक्निक आर नोन एज टी एंड डी। टी स्टैंड्स फॉर ट्रांसमिशन एंड डी स्टैंड्स फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्या? किसको पहुंचा रहे हैं? इलेक्ट्रिकल पावर को पहुंचा रहे हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। अब आता है, हम बता रहे हैं ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशंस, लेकिन यहां पर एक क्वेश्चंस लिखे हैं, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम, ठीक है। इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम है क्या? अभी तक तो चर्चा नहीं किए कि इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम है क्या। तो बोलेगा नहीं सर, तो आप तो बता रहे थे ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशंस। कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया कि ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशंस क्या है। क्लियर है? एग्जाम्पल चलेगा, पहले ध्यान दे लो। एग्जाम्पल तो इतना और ज़बरदस्त, ईपीजी जो पढ़े थे उसमें जो एग्जाम्पल दिए थे उससे भी ज़बरदस्त एग्जाम्पल यहाँ है। तो घबराओ नहीं, केवल पढ़ना है, फोकस करो। लेक्चर तुम केवल देखो, समझ में आने का गारंटी छोड़ दो, समझ में एकदम आएगा। अगर लेक्चर्स अच्छे से देखोगे तो समझ में एकदम 100% आएगा, ठीक है। एकदम आसान लैंग्वेज में, ईजी लैंग्वेज में नोट्स भी मिलेगा और आपको लेक्चर्स भी अच्छे से समझ में आएगा। केवल देखना आपका काम है, ठीक है। देखते देखते ही ना कि कजरारे गाना सुनने लगना, नहीं, पूरा लेक्चर्स देखो, कंप्लीट लेक्चर्स देखो, कंसंट्रेट कर। क्लियर है? तो अब आता है कि सर व्हाट इज इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम है क्या। तो देखिए यहाँ पर हम क्या जनरेट किए, यहाँ पर हम लोग जनरेट क्या किए, ये जो बॉक्स बनाए हैं यहाँ पर हम लोग क्या जनरेट किए? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किए। क्या जनरेट किए बच्चा? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किए। अब यह इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किए, कहाँ जनरेट किए? जनरेटिंग स्टेशंस में, ठीक है। अब इस जनरेटिंग स्टेशंस को जनरेट कर कर सक्सेसफुली ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशंस कर कर किसके पास पहुंचा दिए? लोड के पास। लोड कौन है? कंज्यूमर है। लोड है कौन? कंज्यूमर। कंज्यूमर कौन है? हम लोग हैं, आइदर मैन है आइदर वोमेन। यही ना दो कि गाय भैंस और बकरी बिल्ली आपका इलेक्ट्रिसिटी यूज करेगा, नहीं ना, या तो मैन नहीं तो वोमेन, ह्यूमन बींग्स ही इलेक्ट्रिसिटी यूज करेगा। क्लियर है? तो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेटिंग स्टेशंस में जनरेट किए, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशंस कर कर कंज्यूमर तक पहुंचा दिए। इसके अलावे इसमें और भी प्रोटेक्शन सिस्टम अप्लाई करना पड़ता है, जैसे कि वह प्रोटेक्शन सिस्टम हम लोग एसजीपी जब पढ़ेंगे, स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन जब पढ़ेंगे, तब देखेंगे कि क्या क्या प्रोटेक्शन सिस्टम अप्लाई करना रहता है। लेकिन अभी आप बेसिक जान लो कि जब कभी भी घर में कोई फॉल्ट आता है तो आपका एमसीबी
घर में देखे होंगे, एमसीबी या सर्किट ब्रेकर, एमसीबी सर्किट ब्रेकर या फ्यूज ब्लोन कर जाता होगा और एमसीबी ट्रिप कर जाता होगा, तो हमारा प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है। मतलब कि इलेक्ट्रिक पावर को यहाँ से जनरेट कर कर ट्रांसमिट और डिस्ट्रीब्यूट कर कर कंज्यूमर के पास सक्सेसफुली पहुँचा दिए। द होल सिस्टम, पूरा का पूरा सिस्टम आर नोन एज इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम। क्लियर है? वह पूरा का पूरा सिस्टम क्या होगा? इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम। संधि विच्छेद कर दो, क्या है संधि विच्छेद? इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम। मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक पावर को एक सिस्टमेटिक वे में कंज्यूमर तक पहुंचाना ही हमारा क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम। फिर से सुनिए, इलेक्ट्रिक पावर को पहले तो जनरेट कर दिए, जनरेट कर कर सक्सेसफुली कहने का मतलब एकदम आसानी से, रास्ते में कोई फॉल्ट नहीं आए, आसानी से कंज्यूमर तक पहुंचाने का जो प्रोसेस होता है, जो टेक्निक होता है, दैट प्रोसेस, दैट टेक्निक आर होल थ्रूली नोन एज इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम। क्लियर है? फिर से सुनिए, इलेक्ट्रिक पावर को जनरेट कर कर ट्रांसमिट और डिस्ट्रीब्यूट कर कर सक्सेसफुली कंज्यूमर तक पहुंचा दिए, तो पूरा का पूरा सिस्टम हमारा क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम। क्लियर है? क्लियर कॉन्सेप्ट? तो इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किए और ट्रांसमिट और डिस्ट्रीब्यूट कर कर कंज्यूमर के पास दे दिए, तो हमारा क्या कहलाया? इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम। जैसे कि तुम समोसा बना दिए और सक्सेसफुली कंज्यूमर को खिला दिए, तो होल सिस्टम आर नोन एज समोसा पावर सिस्टम। उसी तरह से इलेक्ट्रिक को जनरेट कर कर सिस्टमेटिक वे में अच्छे से, सुंदर से, अच्छे तरीके से, कोई फॉल्ट नहीं है और कंज्यूमर के पास दे दिए, होल सिस्टम आर नोन एज इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम। क्लियर है? इसी का एक पार्ट है, दैट पार्ट आर नोन एज ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, दैट पार्ट आर नोन एज जनरेटिंग स्टेशंस। क्लियर है? इसका एक पार्ट है, मतलब कि पावर सिस्टम को 3 पार्ट में बांट सकते हैं। फर्स्ट पार्ट वी हैव टू नोन एज जनरेटिंग स्टेशन, सेकेंड को हम लोग ट्रांसमिशन लाइन दे सकते हैं या ट्रांसमिशन नेटवर्क बोल सकते हैं, थर्ड पार्ट को हम लोग डिस्ट्रीब्यूशंस नेटवर्क बोल सकते हैं या डिस्ट्रीब्यूशंस लाइन बोल सकते हैं। अनदर फोर्थ वन पार्ट को कह सकते हो कि यह पूरे सिस्टम को अच्छे से प्रॉपरली वर्क कराने के लिए, मतलब कि फॉल्ट वगैरह नहीं आए, इससे बचने के लिए हम लोग जो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यूज करते हैं, दैट प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट आर नोन एज स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन, जो कि हम लोग देखेंगे आगे के लेक्चर्स में कि क्या क्या यूज करते हैं। क्लियर है? पावर सिस्टम समझ में आ गया? सिंपल भाषा में अगर नहीं समझ में, समोसा को बनाकर कंज्यूमर के पास सक्सेसफुली खिला दिए, होल सिस्टम आर नोन एज समोसा पावर सिस्टम, एंड समोसा जनरेट कर कर कंज्यूमर तक जो ले गए, दैट सिस्टम आर नोन एज ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ समोसा। क्लियर है कंसेप्ट? तो है क्या है, अब आपको एकदम कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब हम लोग देखते हैं इसका डेफिनेशंस क्या है। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर फ्रॉम द जनरेटिंग स्टेशंस टू द कंज्यूमर। देखिए एकदम क्लियरली लिखा गया है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर कहाँ से बच्चा? जनरेटिंग स्टेशन से टू द कंज्यूमर इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम और इलेक्ट्रिक सप्लाई सिस्टम। तो फ्लो हो रहा है किसका? इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक का, कहाँ से कहाँ? जनरेटिंग स्टेशन से कंज्यूमर का, तो वह होल सिस्टम हमारा क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम। मतलब कि फ्लो करना मतलब कि यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो चुका है। क्लियर है? या इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हम लोग कर रहे हैं। क्लियर कॉन्सेप्ट? तो यह हुआ हमारा इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम। इसी में से आपको कोई बोले कि ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, तो जनरेटिंग स्टेशन से जो हम लोग इलेक्ट्रिक पावर को जनरेट किए, उस पावर को कंज्यूमर के पास सक्सेसफुली पहुंचाने का जो प्रोसेस होगा, जो टेक्निक होगा, या जो मेथड हम लोग यूज करते हैं, दैट मेथड आर नोन एज ट्रांसमिशन एज वेल एज डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर? ट्रांसमिशन इज स्टार्टिंग फ्रॉम द जनरेटिंग स्टेशंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज एंडिंग फ्रॉम द लोड टर्मिनल। जैसे कि हम लोग जहाँ से कनेक्शन लेते हैं, हमारे घर में जो अभी बुकबुकवा लाइट जल रहा है, सब कहाँ से होता है? पोल पर से हम लोग लाते हैं। सब देखेंगे कि क्या पोल पर से कैसे लाते हैं, ग्रिड क्या होता है, सब स्टेशन क्या होता है, पूरा इंटरेस्टिंग, मज़ा आने वाला है यह पेपर में। क्लियर है? एकदम इंजॉय कर चिल मूड में पढ़ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर है? नेक्स्ट है कि इट कंसिस्ट ऑफ 3 इंपॉर्टेंट पार्ट, मतलब कि पूरा का पूरा पावर सिस्टम जो हमारा है 3 इंपॉर्टेंट पार्ट में कंसिस्ट होता है। फर्स्ट
वी हैव टू नोन एज जनरेटिंग स्टेशंस, जिसको कि जीएस के नाम से भी बोलते हैं। सेकेंड वी हैव टू नोन एज ट्रांसमिशन नेटवर्क एंड थर्ड वी हैव टू नोन एज डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। मतलब कि जनरेटिंग स्टेशंस के बाद का जो स्टेप है ट्रांसमिशन लाइन है, और ट्रांसमिशन लाइन के बाद का जो स्टेप है डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है। क्लियर है? अब हम लोग तीनों पार्ट के बारे में देखते हैं कि तीनों पार्ट क्या क्या कहता है। क्लियर? तो अब आगे बढ़ते हैं इसमें। अब हम लोग देखते हैं इसका जो 3 पार्ट है उसमें आपका पहला पार्ट जनरेटिंग स्टेशंस। तो जनरेटिंग स्टेशंस के बारे में तो हम लोग जान ही चुके हैं कि क्या क्या है। तो पहला जो 3 पार्ट्स है आपका जनरेटिंग स्टेशंस, ट्रांसमिशन नेटवर्क एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, इसमें हमारा फर्स्ट है जनरेटिंग स्टेशंस। तो जनरेटिंग स्टेशंस कहने का मतलब हो जाएगा वैसा जगह जहां पर हम बल्क क्वांटिटी में इलेक्ट्रिकल पावर को जनरेट करते हैं, वैसा जगह जहां पर हम बल्क क्वांटिटी में इलेक्ट्रिकल पावर को जनरेट करते हैं। दैट प्लेस आर नोन एज generating stations. Such generating stations may be thermal, may be nuclear, may be hydro, may be diesel या may be solar, may be wind, कुछ भी हो सकता है। वह इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन हमारा न्यूक्लियर भी हो सकता है, हाइड्रो भी हो सकता है, थर्मल भी हो सकता है, सोलर भी हो सकता है या विंड भी हो सकता है। क्लियर है? तो देखिए जनरेटिंग स्टेशंस में क्या है, इसका थ्योरी है, तो थ्योरी देख लीजिए क्या क्या पॉइंट लिखा गया। The generations of electrical energy is nothing but the conversions of various other forms of energy into electrical energy। जैसे कि हम लोग जो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करते हैं वह रहता है क्या, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म में बदला जाता है। क्लियर है? वह दूसरा फॉर्म हमारा सब में सेम है। जैसे कि अगर सोलर के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं तो इनिशियल सनलाइट हमारा अलग है, जो इनिशियल सोर्स है वह अलग है, आउटपुट सेम है। फिर विंड के द्वारा कर रहे हैं तो इनिशियल एनर्जी हमारा अलग है, आउटपुट सेम है। थर्मल के द्वारा कोयला के द्वारा कर रहे हैं तो इनिशियल हमारा कोल एनर्जी सेम है, बाकी आउटपुट कोल एनर्जी अलग है, बाकी आउटपुट इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। तो इनिशियल एनर्जी हमारा क्या है, सब में अलग अलग रहता है, लेकिन आउटपुट हमारा सब में क्या रहता है, सेम। कह सकते हैं कि अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी को किस फॉर्म में बदला जा रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदला जा रहा है। दैट प्लेस आर नोन एज जनरेटिंग स्टेशंस। क्लियर है? कह सकते हो कि यह जो हमारा जनरेटिंग स्टेशंस था, जो जनरेटिंग स्टेशंस है, यह जीएस है, यह एक कन्वर्सन स्टेशंस है जो कि एनर्जी केवल क्या कर रहा है, एनर्जी को एक फॉर्म से, यह हमारा एक फॉर्म है, वह एनर्जी को अदर फॉर्म में कन्वर्ट कर दे रहा है। यह हमारा कैसा फॉर्म हो जाएगा, अदर फॉर्म, और यह अदर फॉर्म में हमारा कैसा एनर्जी होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। लेकिन यहाँ पर एनर्जी का फॉर्म क्या क्या हो जाएगा, इट मे बी कोल, इट मे बी न्यूक्लियर, इट मे बी सनलाइट, इट मे बी विंड, इट मे बी हाइड्रो, यह हो सकता है। क्लियर है? लेकिन आउटपुट पे जो आएगा वह हमारा क्या रहेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी रहेगा, जो कि कितना वोल्टेज पे जनरेट होगा, जनरेटिंग वोल्टेज हमारा कितना रहेगा, 11 kV रहेगा। कितना फ्रीक्वेंसी पे रहेगा, 50 हर्ट्ज। यह सभी का फिक्स रहेगा। क्लियर है? यह हो गया। डीजल भी दे सकते हो, यहाँ हमारा डीजल भी होगा। कंसेप्ट क्लियर? ठीक है? तो जनरेटिंग स्टेशंस, अब जनरेटिंग स्टेशंस का कोई हम इससे डिफिनेशंस पूछे तो एक लैंग्वेज में बताना है, दैट प्लेस, वैसा प्लेस वेयर द एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इन वन फॉर्म इनटू अनदर फॉर्म। द वन फॉर्म मे बी कोल, मे बी न्यूक्लियर, मे बी अदर जो भी हम लोग डिफिनेशंस दिए, एंड द अदर फॉर्म आर वेल नोन, दैट नेम आर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्लियर है? तो यह हुआ हमारा। नेक्स्ट पॉइंट क्या कर रहा है, द वेरियस एनर्जी सोर्सेज विच आर यूज टू जनरेट एन इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑन द लार्ज स्केल आर स्टीम ऑब्टेन। स्टीम ऑब्टेन करते हैं कैसे, कोयला जलाकर। स्टीम ऑब्टेन बाय बर्निंग कोल, ऑयल, नेचुरल गैस। नेक्स्ट है वाटर स्टोर्ड इन डैम, वाटर को डैम में स्टोर कर। उसके बाद है डीजल के द्वारा। उसके बाद है ऑयल और न्यूक्लियर पावर प्लांट हो गया, एंड अदर नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस में हमारा कौन आ जाएगा, आइदर सन आ जाएगा, आइदर विंड आ जाएगा, या इधर टाइडल एनर्जी हमारा आ गया, जियोथर्मल एनर्जी आ जाएगा, ओशियन एनर्जी आ जाएगा। ये सब हमारा नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस में आता है। क्लियर है? डिपेंडिंग अपॉन द सोर्सेस ऑफ एनर्जी यूज्ड दिस स्टेशंस आर क्लासिफाइड। मतलब कि जैसा सोर्स रहेगा
सपोज डेट यहाँ हम एनर्जी सोर्स कोल यूज किए तो थर्मल पावर प्लांट। सपोज डेट यहाँ एनर्जी हम लोग वाटर यूज किए तो हाइड्रो पावर प्लांट। सपोज डेट यहाँ एनर्जी हम न्यूक्लियर रेडियो एक्टिव एलिमेंट यूज किए तो न्यूक्लियर पावर प्लांट। मतलब कि इनिशियल जैसा एनर्जी रहेगा उसी के आधार पर उस जनरेटिंग स्टेशंस का नाम पड़ जाएगा। क्लियर है? जैसे कि थर्मल, जैसे कि न्यूक्लियर, जैसे कि हाइड्रो, जैसे कि सनलाइट, जैसे सन एनर्जी सोलर पावर प्लांट, जैसे कि विंड पावर प्लांट, जैसे कि जियो थर्मल पावर प्लांट, जैसे कि हमारा टाइडल पावर प्लांट, जैसे कि हमारा ओशियन पावर प्लांट जो समुद्र के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड होता है। ठीक है, ओशियन थर्मल पावर प्लांट, ये सब हमारा काउंट आ सकता है। क्लियर है? तो ये आपका फर्स्ट लेक्चर से। अगले लेक्चर्स में हम लोग देखेंगे ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशंस क्या क्या होता है। इससे पहले यहाँ पर कुछ पॉइंट बताना चाहते हैं, वह पॉइंट को अच्छे से देख लीजिए कि क्या क्या बताया जा रहा है। ठीक है, सारा एक्सप्लेनेशंस दिया जा चुका है। ठीक है, यहाँ पर बुक्स के बारे में भी फिर से हम लिख दे रहे हैं। ट्रांसमिशन पावर सिस्टम के नाम से आपका बुक्स आएगा, पावर सिस्टम के नाम से आपका बुक्स आएगा। ठीक है, तो पावर सिस्टम आप VK मेहता भी यूज कर सकते हो, VK मेहता भी यूज कर सकते हो, सोनी गुप्ता भटनागर भी ले सकते हो, सोनी गुप्ता भटनागर भी ले सकते हो, या एक और बुक्स है, क्या बताए होंगे, JB गुप्ता भी ले सकते हो। ठीक है, ये हो गया। एक और बुक्स है यहाँ पर जिसको कि हम फॉलो करते हैं, यह है इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशंस, शिवंग राजू एंड सत्यनारायणा पियर्सन्स का है। तो ये काफ़ी एडवांस बुक्स है जिसको कि हम लोग फॉलो करते हैं। ठीक है, तो एक बार जब बेसिक आइडिया ले लोगे तब जाकर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया। अब देखो, पेपर पढ़ने के लिए स्टार्टिंग क्या क्या करना है। स्टार्टिंग में हमें एक स्पाइरल कॉपी ले लेना है, स्पाइरल कॉपी। देखो यहाँ पर जो मेरा नोट्स है, मेरा खुद का हैंड रिटन नोट्स है, तो जो नोट्स है, नोट्स का साइज देख लो, इतना मोटा ले लेना। यह कम्प्लीटली फिल हो चुका है, इससे थोड़ा सा ज़्यादा ही रहे तो अच्छा रहे, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्टिव भी अभी करना है। ठीक है, तो देख लो इस तरह का रहना चाहिए। स्पाइरल कॉपी ले लेंगे, स्पाइरल कॉपी ले लेंगे। कॉपी के फर्स्ट पेज पे आप अपना सिलेबस लिख दीजिए। ओवरऑल पूरा जो सिलेबस है उसको आप मेंशंस कर दीजिए। ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशंस पेपर का नाम लिख देना है। ठीक है, की पॉइंट के साथ क्या क्या रहेगा। ऑब्जेक्टिव तो हम लोग करते ही चलेंगे, ऑब्जेक्टिव। और मैं बार बार बोल रहा हूँ, यूनिट एंड होने पर बीच में कोई बच्चे चिल्लाएंगे नहीं। जैसे कि यूनिट फर्स्ट हम कंप्लीट कर लिए, जो भी लेक्चर्स गया, या किसी यूनिट में अगर ज़्यादा लेक्चर्स रहा, सपोज डेट अगर 5 लेक्चर्स है किसी यूनिट में, और किसी यूनिट में अगर 10 लेक्चर्स है, तो अगर 5 लेक्चर्स है तो यूनिट एंड होने पर हम हैंड रिटेन नोट्स आपको दे देंगे। हैंड रिटेन नोट्स आपको PDF में कर ग्रुप में भेज दिया जाएगा। ठीक है, आपको वहाँ से भी लिख सकते हो, नहीं तो जो नोट्स में पॉइंट रहता है सेम पॉइंट को यहाँ बोर्ड पर हम लोग लिखते हैं। तो अगर जो बच्चे बोर्ड से लिखना चाहते हैं वो बोर्ड से लिख सकते हैं, नहीं तो जिसको सर बोर्ड से लिखने में प्रॉब्लम होता है उसके लिए नोट्स PDF में कर दे दिया जाएगा, लेकिन सेम रहेगा, हूबहू मैच रहेगा। ठीक है, एक आध 2 पॉइंट अलग अलग रह सकता है, लेकिन ऑलमोस्ट दोनों सेम रहेगा। क्लियर है? अगर किसी यूनिट में ज़्यादा लेक्चर्स है तो उसको 2 पार्ट में बांटकर हम उसका PDF कर हैंड रिटेन नोट्स दे देंगे। जो नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा वह नोट्स हमारे द्वारा लिखा गया है। ठीक है, और यह मत सोचना कि नोट्स तुमको बुक्स में मिल जाएगा। नोट्स कलेक्शंस ऑफ बुक्स रहता है। हम लोग बहुत सारे बुक्स का जो स्टडी किए हुए हैं या अभी भी करते हैं, तो कलेक्ट करते हैं, पॉइंट आउट सबका अलग अलग पॉइंट कर नोट्स में मेंशंस करते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव के लिए रेडी रहो, एकदम ऑब्जेक्टिव के लिए रेडी रहो। जैसे ही 3-4 लेक्चर्स खत्म होता है हम ऑब्जेक्टिव देना चालू कर देंगे। ठीक है, वो ऑब्जेक्टिव देना चालू कर देंगे, या तो इस बोर्ड पर बताएं, नहीं तो डिजिटल बोर्ड पर, जैसा रिक्वायरमेंट होगा वैसा चलेंगे। हमारे पास दोनों बोर्ड अवेलेबल है, इसलिए डाउट में नहीं रहिए कि डिजिटल बोर्ड कुछ नहीं है, केवल वहाँ पर आपको डिजिटल ही दिखेगा। ठीक है ना, तो समझ लो जो ज़्यादा मेकअप वाला दिखता है ना, मेकअप धुल जाता है। ठीक है ना, मेकअप धुल जाता है।
जो ओरिजिनल चेहरा है वही आता है, और यह हमारा बैकबोन है, टैट बोर्ड। बच्चे लोग बोलते हैं कि सर डिजिटल बोर्ड पर बनाइए, ऐसे भी तुमको फुल्ली एनिमेटेड वीडियो जाता है। मेरा लेक्चर्स ईपीजी में भी देखा होगा, फुल्ली एनिमेटेड जाता है, यहाँ भी हम लोग फुल्ली एनिमेटेड देते हैं, फोटो बीच बीच में चिपकाया हुआ रहता है ना, तो उसी तरह से लेक्चर्स रहता है फुल्ली चिपकाया हुआ, मतलब कि एनिमेटेड। क्लियर है? तो जहाँ पर हमें लगेगा कि नहीं इस चीज़ को डिजिटल बोर्ड पे आना है, तो उसके लिए हम डिजिटल बोर्ड रेडी है। जहाँ पर लग रहा है कि नहीं हमें इस बोर्ड पे ज़्यादा बेटर हो सकता है, तो इस बोर्ड पर हम लोग आएंगे। क्लियर है? इसलिए एकदम माइंड प्री डिटरमाइंड हो जाइए कि हमें पढ़ना है, और ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशंस मेरे हाथ में है, और जो पेपर मेरे हाथ में रहता है हम उसको बहुत अच्छी तरह से निभाते हैं। आप किसी भी देखो, पहला बात है कि किसी के बहकावे में नहीं आना है। आप लेक्चर्स देख रहे हो, अच्छे से देखो, इंजॉय करो। हम बार बार बोलते हैं इंजॉय कर कर पढ़ो, बर्डन नहीं लेना है। ठीक है? बर्डन नहीं लेना है, एकदम इंजॉय कर कर पढ़ो, चीज़ें समझ में आएगी, इसकी गारंटी है। क्लियर है? क्लियर है? तो मिलते हैं अगले लेक्चर्स में। आप लोग ये काम कर लो, स्पाइरल कॉपी ले लो, ऑब्जेक्टिव ले लो। इस बार का नियम अलग रहेगा बच्चा। ठीक है? लास्ट ईयर बहुत सारे बच्चे एक अचानक पढ़ना चालू किए थे तो बर्डन बढ़ा था। इस बार मैं खुद, जितने भी ग्रुप में मेंबर रहेंगे, हम उनको किसी भी दिन अल्टरनेटिव कभी भी किसी भी स्टूडेंट को कॉल कर सकते हैं कि हाँ तुम्हारा पढ़ाई कहाँ गया, और नोट्स बताओ, इधर वीडियो कॉल या इधर घर पेरेंट्स से बात कर कर तुम नोट्स बताओ, नोट्स बना रहे हो कि नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है? अभी भी ये पूरा का पूरा रेक मेरा नोट से भरा हुआ है। ठीक है? नोट से भरा हुआ है, एक अभी पूरा का पूरा सिस्टम नीचे पड़ा हुआ है। तो नोट्स हम लोग बहुत बनाते थे, बीटेक से नोट्स बनाए, एमटेक में नोट्स बनाने लगे। ठीक है? और अभी भी पढ़ते हैं पढ़ाने के लिए, या अपने नॉलेज के लिए, या हमारा अपना भी कोई एग्ज़ाम रहता है उसके लिए पढ़ते हैं, तो वहाँ भी नोट्स बनाते हैं। ठीक है? इतना जान लो कि यह पेपर में फ्यूचर में तुमको दिक्कत नहीं होगा, फ्यूचर में, इन फ्यूचर में दिक्कत नहीं होगा, कॉन्फिडेंस फील करोगे, एकदम सीना चौड़ा कर कर रहोगे। क्लियर है? वो देखना इंड होने पर कितना मज़ा आता है। आप चाहते हो तो रेफरेंस ले सकते हो सीनियर का कि हाँ रवि सर पावर सिस्टम कैसा पढ़ाते हैं। ठीक है? रेफरेंस ले लेना, उसके बाद हम मेरे पास आना। क्लियर है? तो मिलते हैं अगले लेक्चर्स के लिए, तब तक गुड नाइट।